वेलकम बैक गाइस। अपना सी ए फाइनल लॉ का रिवीजन सीरीज़ में वाइंडिंग कंपनीज एक्ट में हम लोग ने वाइंडिंग अप तक का सफ़र ऑलरेडी हम लोग तय कर चुके हैं एंड उसके बाद अपना बचता है कंपनीज एक्ट का फ्यू मिसलेनियस टॉपिक्स। अभी मिसलेनियस टॉपिक्स जितने भी है वो एंड अलॉन्ग विथ वाइंडिंग अप this comprises of around 30 marks weightage in your exam. So guys very important है। ऐसा आप लोग मत सोचो कि भाई कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स पढ़ लिए, कंप्रोमाइज अरेंजमेंट पढ़ लिए, इंस्पेक्शन इंक्वायरी पढ़ लिए, ऑपरेशन पढ़ लिए तो ख़त्म। ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट में मिसलेनियस प्रोविजंस एंड वाइंडिंग अप से लेके बहुत ज़्यादा वेटेज है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस जस्ट स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। फर्स्ट पार्ट है मिसलेनियस का कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दैट इज हम लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं फॉरेन कंपनीज। हाउएवर दैट इज़ नॉट द केस। ऑल कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया इज़ नॉट अ फॉरेन कंपनी। सो सीखेंगे ये वाला पार्ट को हम लोग 30 मिनट्स टारगेट करते हैं। 30 मिनट्स में इसको ख़त्म करेंगे एंड इसका वेटेज कम से कम 5 मार्क का आपको एग्जाम में दिख जाएगा। एक कैटेगरी टॉपिक है, 8 पेज इसका लेंथ है। So, companies incorporated outside India. This is as per Chapter 22. Chapter 22 of the Companies Act. तो सबसे पहला पार्ट है डेफिनेशन। द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी इज given in section 2 subsection 242. Foreign company means any company or body corporate incorporated outside India. देखो एक तो उसका कंडीशन है incorporated outside India which has, देखो foreign company means any company, foreign company means any company or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India by itself, which has a place of business in India by itself or through an agent, whether physically or through electronic mode, and it conducts any business activity in India in any other manner. तो यहाँ पे ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है, इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज वेदर the main service is देखो electronic mode means carrying out electronic services whether the main server is installed in India or not, and electronic mode includes B2B, B2C transactions, digital supply transactions, accepting deposits, subscriptions in India, for example Netflix, web marketing, advisory, supply chain management, database services, telemarketing, telecommunication, education, informational research related services, all related data communication services. तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। कंडक्टेड बाई, इसका मोड मीडियम कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक जो सर्विसेज है, दीज सर्विसेज आर कंडक्टेड बाई ईमेल, मोबाइल डिवाइसेज, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन और अदरवाइज। Then section 379 applicability of this act, मतलब applicability of this chapter to foreign companies, मतलब chapter number जो 22 है वो foreign companies में applicable कैसे होता है। companies falling under the definition the chapter is applicable. definition मतलब एक तो company जो 2 सबसेक्शन 42 में आ जाता है उसके ऊपर applicable है। दूसरा any company where not less than 50% of paid up share capital, not less than 50% of paid up share capital, it comprises of equity preference, मतलब it can be in equity shares, preference shares or in a combination of equity and preference shares of a foreign company. Not less than 50% of paid up share capital of a foreign company held by any citizens of India, or any company or body corporate incorporated in India or jointly by citizens and body corporates in India. तो ये अपना दूसरा कैटेगरी का कंपनी है जो भी जिसके ऊपर भी ये चैप्टर एप्लीकेबल है। द फॉरेन कंपनी नीड्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इज बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया एज इफ इट वेयर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। देन ये तो अपना एप्लीकेबिलिटी एंड बैकग्राउंड हो गया ये चैप्टर का डेफिनेशन एप्लीकेबिलिटी। देन सेक्शन 380 डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू आरओसी बाय फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी को आरओसी को कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन करना होता है? सबसे पहला पार्ट, फॉरेन कंपनी विद इन 30 days ऑफ इट्स एस्टैब्लिशिंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इट शैल डिलीवर टू द आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पसेस। आरओसी को क्या देना पड़ता है? FC1 फॉर्म में
एक तो फॉर्म नंबर FC1 देना पड़ेगा एंड अलॉन्ग विद सम फीस फॉर रजिस्ट्रेशन। तो FC1 में कंपनी विल प्रोवाइड अटेस्टेड कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ RBI अंडर फेमा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ द अप्रूवल ऑफ RBI प्लस एनी अदर रेगुलेटरी अप्रूवल इफ नीडेड। अगर वो जो भी है जैसा सेबी वगैरह का कोई अप्रूवल चाहिए तो वो भी अटैच करना पड़ेगा। अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर MOA AOA। सबसे पहला अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर MOA AOA। अरे बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है ना। ओके, सबसे पहला अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर MOA AOA, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इन इंग्लिश देन सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। देन full address of registered or principal office of the company, list of directors secretaries including particulars। ये जो particulars है, this particulars with respect to their name, surname, former name or surname, father's name, mother's name or spouse name, date of birth, residential address, nationality, income tax PAN number, email ID, if he is a director of any Indian company then DIN number, SIN number, if he is a secretary then membership number, मतलब CS सेक्रेटरी है तो ICSI यहाँ पे मेंबरशिप नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो मेंबरशिप नंबर है वो भी देना पड़ेगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है इफ एनी। देन name address of one or more persons resident in India as authorized to accept on behalf of the company any, देखो name and address of a person resident in India, person resident in India as authorized to accept on behalf of the company any notices and other communications to be served on the company। ये पॉइंट क्या है? name and address of authorized representative of the company। Then full address of the office of the company in India which is its principal place of business in India। तो अगला फुल एड्रेस देना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका। particulars of opening and closing, देखो particulars with respect to opening and closing of any place of business on earlier occasions। उसके बाद एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा that none of its directors or authorized representative has not ever been convicted from formation of companies in India or abroad। None of its directors or authorized representatives has not been ever convicted from formation of companies in India or अब्रॉड, मतलब उसको डिबार नहीं किया गया है टू फॉर्म अ कंपनी। एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ओके, these documents, above mentioned documents, needs to be delivered to the registrar having jurisdiction in New Delhi along with prescribed fees। right, ये जो FC1 देना पड़ेगा ना, ये जो FC1, अरे यार ये जो अरे क्या कर रहा हूँ भाई, ये जो FC1 देना पड़ेगा, FC1 किसको देना पड़ेगा? न्यू दिल्ली का ROC को। इन केस सेसेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, इन केस ऑफ एनी सेसेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस था अभी बंद हो गया, इट शैल गिव अ नोटिस टू द रजिस्टर फ्रॉम द फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अ नोटिस, लायबिलिटी टू डिलीवर डॉक्यूमेंट्स विल ऑल्सो सीज। मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस, देखो जब प्लेस ऑफ बिजनेस है तब ये सब डॉक्यूमेंट का लायबिलिटी है, अभी प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं रहा तो in that case the company shall give a notice to the registrar that my place of business has been closed। From the date of receipt of such a notice the liability of to deliver such documents will also cease। then there is a note, in case of any alterations in any documents, देखो ये ऊपर जो भी documents FC1 के साथ साथ दिया गया, in a case of any alterations in any documents delivered to the ROC, the foreign company shall within 30 days of alteration deliver to ROC a written of particulars। देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट का बात चल रहा है? यहाँ पे पॉइंट ये है, इन केस, देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ एनी ऑल्टरेशंस इन एनी डॉक्यूमेंट्स डिलीवर्ड, मतलब ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्स ROC को FC1 में गया वो डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस आया तो इन केस ऑल्टरेशंस इन डॉक्यूमेंट्स
the company needs to the company needs to submit a return to the ROC within 30 days from the change. अभी वो रिटर्न कौन सा फॉर्म में जाएगा, फॉर्म FC2 along with requisite fees. तो चेंजेस का बात होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम सच अ चेंज FC2 फाइल करना पड़ेगा along with the fees. Okay, just a second guys, I'll be right back, just a second. Yeah. Okay. तो चलो नेक्स्ट आवर सेक्शन इज सेक्शन 381 अकाउंट्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी. उसमें अकाउंट्स में क्या क्या है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड डिलीवर अ कॉपी टू द रजिस्टर. तो बैलेंस शीट PRL है, उसको रजिस्टर को डिलीवर करना पड़ेगा. फॉरेन कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स इंडियन ऑपरेशन एज पर शेड्यूल 3 फॉर ईच year end, including annexures with financial statement shall be as per chapter 9, that is accounts of companies, and copies of latest consolidated financial statement of parent company as submitted to the prescribed authority in the foreign country. A company being any holding subsidiary associate of a foreign company, मतलब जो फॉरेन ऑपरेशन है, इट इज़ बीइंग एनी होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी एंड इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, then the company needs to seek approval from the CG and it may allow any period as financial year, it may not be a year as well. In case of a company being a holding subsidiary or associate of a foreign company and the company is required to follow a different financial year for its consolidation purposes, then the company needs to seek approval from CG and CG may allow any period as financial year. Every foreign company shall file with the registrar along with financial statement in FC3 plus fees a list of all place of business as on the date of balance sheet. अभी FC1 था registration, FC2 changes in the documents filed in FC1 within 30 days from change, FC3 क्या है, a list of all place of business as on the date of balance sheet. Foreign company along with financial statements required to attach statement of related party transactions, statement of repatriation of profits, statement of transfer of funds including dividends, other particulars as may be prescribed. All above documents to be delivered to the registrar within 6 months from the end of financial year of the foreign company. तो यहाँ पे FC3 जो है, FC3 में a list of all places as on the balance sheet date, अभी along with financial statement तो उसको ये रिटर्न भरना पड़ेगा every year FC3. Along with financial statement, it is required to attach related party transaction, repatriation of profit, statement of transfer of funds including dividends, other particulars. All above documents to be delivered to the registrar within 6 months from the end of financial year. ROC may extend the time limit up to maximum 3 months on written application made by the foreign company. तो यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर करना होगा, 3 मंथ का एक्सटेंशन मिल सकता है. The foreign company shall get its accounts with respect to Indian operations audited by a CA in practice in India. It could be a individual CA, that means a proprietor, or a CA firm or LLP of practicing chartered accountants. Section 382, display of names etc. of foreign companies. Outside every office, देखो outside every office or place of business is the name of the company. In the name of the company and in the country where it is incorporated, it should be displayed in English plus in a local language in use. उसके बाद name of the company and where the company and the country in which it is incorporated, it shall be displayed in all business letters, letterheads, notices, official publications in English and in one local language. In case of limited liability of members, such facts, देखो जहाँ पे members का liability limited है,
Such facts needs to be stated in prospectus, business letters, publications, and outside every offices or place of business in legible letters of English plus one local language in use in the place of business. So, in case of limited liability of members, such fact needs to be stated in the prospectus, business letters, publications, and outside every offices or place of business in legible letters of English and one local language. Section 383. Any communication required to be served on the foreign company is deemed to be served if it is addressed to the person whose name and address is delivered to the registrar and served through post और इलेक्ट्रॉनिक मोड. मतलब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को डॉक्यूमेंट मिल गया तो कंपनी को मिल गया, ये डीमिंग फिक्शन है. सेक्शन 384. प्रोविजन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स इज एप्लीकेबल. देखो सेक्शन 384 क्या है ना, कौन कौन सा प्रोविजंस कंपनीज कौन कौन, देखो ये दिस सेक्शन बेसिकली deals with this section basically deals with other provisions applicable to a foreign company. तो क्या बोल रहे हैं? Section 384 deals with other provisions applicable to a foreign company. First part, provision of issue of debentures is applicable to a foreign company. Section 92 that is annual return, वो आपने देखा. Section 92 that is annual return and Section 135 corporate social responsibility CSR is applicable to a foreign company. अभी Section 92 वाला जो annual return है, annual return जाएगा FC4 में plus fees within 60 days from last day of फाइनेंशियल ईयर टू द रजिस्टर. यहाँ पे टाइम लिमिट थोड़ा कम है, 60 दिन का. क्यों है? अरे भाई फॉरेन ऑपरेशन है, उसको तो इतना सारा कंप्लाइंसेस नहीं होगा, तो छोटा सा एक ऑपरेशन होगा तो रिलैक्सेशन भी है, तो 60 दिन के अंदर अंदर दे दो रजिस्टर को ले. उसके बाद सेक्शन 188 दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज एप्लीकेबल टू. देखो जो फॉरेन कंपनी है इट नीड्स टू कीप एट इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन कौन सा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वाउचर्स, sales and purchase vouchers, asset liability related documents with respect to business operation in India. Next, registration of charges applicable to foreign company as well, where the charge is created or acquired by a foreign company. Provisions of inspection, inquiry, investigation is applicable to a foreign company to their Indian business. मतलब ये सब section applicable होगा to the extent to their Indian operations, नॉट ऑन देयर पेरेंट कंपनी आउटसाइड इंडिया, ये याद रखना. सेक्शन 386 ये एक क्लैरिफिकेटरी नेचर का है, इंटरप्रिटेशन. प्लेस ऑफ बिजनेस, देखो अभी हम लोग तब से जो बोल रहे हैं प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, दिस प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स अ शेयर ट्रांसफर ऑफिस और अ शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस. सेक्शन 387 डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स. प्रोस्पेक्टस शुड बी डेटेड एंड साइंड एंड उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड, देखो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या पर्टिकुलर्स जाना चाहिए जब वाइल इशूइंग प्रोस्पेक्टस. इंस्ट्रूमेंट्स डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी दैट इज MOA, AOA, चार्टर ऑफ द कंपनी. द प्रोविजंस अंडर विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड India. Address in India where the document of constitution can be inspected. मतलब the address of the company in India where the documents for of the constitution can be inspected. Certified translation in English if not in English. ठीक है. अभी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कौन सा चीज़ का है? कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट का है. वो अगर इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में करके दो. उसके बाद डेट एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एड्रेस ऑफ इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. तो इतना सारा डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस इशू के वक्त देना पड़ता है. अबव पॉइंट 123 इज नॉट एप्लीकेबल इफ प्रोस्पेक्टस इज इशूड आफ्टर 2 years फ्रॉम कमेंसिंग बिजनेस इन इंडिया. अभी देखो उसको इंडिया में बिजनेस कमेंस करके ऑलरेडी 2 साल हो गया, तो कंपनी के ऊपर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का भरोसा है, बोलता है कि भाई तू पुराना हो गया, अभी तुमको कुछ कुछ हम लोग कंप्लाइंसेस कम कर देता है. ये जो ऊपर वाला जो 3 पॉइंट है 1, 2, 3 एप्लीकेबल उसको नहीं होगा. क्या है? इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए. द प्रोविजन अंडर विच इनकॉर्पोरेटेड वो मत दो. एड्रेस इन इंडिया वेयर द डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंस्पेक्टेड ये मत दो.
any waiver of conditions mentioned in 387 is void and not tenable in law. तो ये जो प्रोस्पेक्टस में जितने भी डॉक्यूमेंट लॉ में मेंशन किया हुआ है, इसका कोई भी कंडीशन को वेवर अगर मिलता है, दैट इज वॉइड एंड नॉट टेनेबल इन लॉ. देन नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 387, ये जो प्रोस्पेक्टस वाला चीज़ है, ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. इन द केस, देखो, वेयर द कंपनी, इन द केस ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटी टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स. मतलब इसको कैसे समझाए, जो एडिशनल सिक्योरिटी, समझो बोनस शेयर्स इशू हो रहा है एग्जिस्टिंग सेट ऑफ शेयर होल्डर्स को, तो इन दैट केस ये फिर से, देखो, फर्स्ट टाइम तो उसने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट फाइल किया था, अब ये सेकेंड टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे अगेन उसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए. एंड वेयर द सिक्योरिटी इज यूनिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी एंड कोटेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. मतलब फिर से देखो, वो पहले भी 10 रुपये का शेयर इशू किया था, 20, चलो 1 लाख शेयर इशू किया, अभी फिर से वो 1 लाख शेयर इशू करना है सेम शेयर्स का, तो उसके लिए फिर से डॉक्यूमेंटेशन मत दो भाई. देन सेक्शन 388 एक्सपर्ट्स कंसेंट एंड अलॉटमेंट. नो प्रोस्पेक्टस कैन बी इशूड और सर्क्यूलेटेड. क्या बात है यहाँ पे, बात यह है, नो प्रोस्पेक्टस कैन बी इशूड और सर्क्यूलेटेड where the prospectus contains a statement to be made by an expert and he has not given his consent or he has withdrawn the consent, not given his consent or he has withdrawn his consent, तो ये केस में प्रोस्पेक्टस इशू और सर्कुलेट नहीं हो सकता है. A statement shall be deemed to be included in prospectus if it is contained in any report or memorandum appearing on the face of such documents. Next is section 389, that is registration of prospectus. No prospectus can be issued or circulated unless a copy of its, देखो, no prospectus can be issued or circulated unless a copy is certified by the chairperson of the company and 2 other directors of the company, and such certified copy is delivered to the register for registration. The prospectus states on the face of it that a copy has been so delivered. The consent of an expert is attached to it. जहाँ पे प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसा स्टेटमेंट है एक्सपर्ट का, तो उसका कंसेंट भी चाहिए. डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच टू प्रोस्पेक्टस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है ये FAQ है. डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी अटैच्ड टू प्रोस्पेक्टस. क्या है? Consent of expert if required, a copy of contracts for appointment of managing director. देखो, consent of expert. Next, copy of contracts for appointment of managing director, manager in writing, a memorandum giving full particulars if not in writing. क्या है? Consent of experts. दूसरा, a copy of all contracts for appointment of managing director, manager. अगर राइटिंग में है तो वो दे दो, अगर राइटिंग में नहीं है, इन दैट केस अ मेमोरेंडम गिविंग फुल पर्टिकुलर्स. देन अ कॉपी ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, a copy of all material contracts not in the ordinary course of business but entered within 2 preceding financial years, a copy of underwriting agreement. तो इतना सारा डॉक्यूमेंट. एंड लास्ट, अ कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी. लास्ट पॉइंट क्या है? अ कॉपी ऑफ power of attorney if prospectus is signed by authorized agent of directors. A power of attorney if the prospectus is signed by authorized agent on behalf of directors. Section 399 Indian Depository Receipts. समझते हैं. SFM नहीं है, SFM वाला पार्ट है, थोड़ा सा मज़ा आएगा. अपना लॉ में भी थोड़ा सा SFM पढ़ लेंगे. चलो, Indian Depository Receipts or IDRs. IDR is created by a domestic depository in India. IDR is created by a domestic depository in India and it is authorized by a company incorporated outside India making an issue. So IDR is created by a domestic depository in India and authorized by a company incorporated outside India making an issue. Central government makes rules for, a general point है, central government makes rules for offer of IDRs, disclosures in the prospectus, letter of offers with respect to IDR, manner in which IDR is dealt by
custodian and underwriters, manner of sale, transfer of ideas. No company shall issue IDR unless it has complied with above rules. No company shall issue an IDR unless it has complied with above rules in addition to SEBI regulations and RBI directions. Provisions of merger and amalgamation applies to a foreign company. देखो क्या है, provisions of merger and amalgamations apply to a foreign company. Central government may make rules in consultation with RBI in this regard. Central government may make rules in consultation with RBI in this regard. A foreign company can merge, amalgamate with Indian company only after RBI अप्रूवल. जो फॉरेन कंपनी का मर्जर एमलगमेशन एक्विजिशन होगा इंडियन कंपनी के साथ, दिस कैन बी डन ओनली आफ्टर एन RBI अप्रूवल. द परचेज कंसिडरेशन कैन बी पेड इन, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. द परचेज कंसिडरेशन कैन बी पेड इन कैश, डिपोजिटरी रिसिप्ट्स और पार्टली इन कैश और पार्टली इन डिपोजिटरी रिसिप्ट. मतलब यहाँ पे कैश भी दे रहा है एंड IDRs भी इशू कर रहा है. क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस. कोई भी प्रोस्पेक्टस जा रहा है उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट दिया है कंपनी ने, ऑफिसर ने, तो यहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होता है. सिविल, देखो क्रिमिनल लायबिलिटी है, सिविल लायबिलिटी है. Civil liability for misstatement in prospectus and frauds in making subscriptions. This provision will also applicable to foreign companies. Winding up provisions will apply to foreign company for closure of place of business where it has, देखो winding up provisions will also apply to a foreign company for closure of its place of business where it has raised any money through issue of securities which are unpaid. क्या बोला, ये पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है. वाइंडिंग अप प्रोविजंस विल अप्लाई टू अ फॉरेन कंपनी फॉर क्लोजर ऑफ इट्स एनी प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर इट हैज़ रेज्ड एनी मनी थ्रू सिक्योरिटीज इन इंडियन मार्केट विच आर अनपेड. नेक्स्ट इज section 392, punishment for contravention. Any punishment of this chapter, that is chapter 22, in case of a foreign company, the fine is minimum 1 lakh rupees, maximum 3 lakh rupees, and if there is a continuing default, that default is 50,000 per day, and in case of any officer, minimum is 25,000, maximum is 5 lakh. Section 393, any failure to comply with provisions of chapter 22 shall not affect the validity of any contract dealings of the company or its liability to be sued. ये वन लाइनर है, मस्त है. मस्त क्या है, इम्पोर्टेंट है इसलिए मस्त है. एनी फेलियर टू कंप्लाई प्रोविजंस ऑफ chapter 22 shall not affect the validity of any contract made by the company, any dealings of the company or its liability to be sued. However, the company will not be entitled to sue others until it complies with the provisions applicable to it. Company may be sued, but it cannot sue others. Exemption by central government. The central government may by notification exempt any class of foreign companies or companies incorporated or to be incorporated outside India. तो क्या बोला मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इट में exempt any class of foreign companies or companies incorporated or to be incorporated outside India. तो ये जो नोटिफिकेशन है, a copy of every such notification shall as soon as it is published to be laid before both house of parliament. A copy of every such notification क्या, जो notification exempt करता है a class of foreign companies और companies incorporated और to be incorporated outside India, ऐसा जो notification है, a copy of every such notification shall as soon as it is published to be laid before both house of parliament. अभी both house मतलब एक तो आपका upper house होता है, एक आपका लोअर हाउस होता है, तो ये हो गया बोथ हाउस. तो गाइज फॉरेन कंपनी वाला
पार्ट अपना अच्छे से डिस्कस हो गया है। आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। और मेरे वीडियोस में देखो, आप लोगों को ये नोट्स वगैरह अगर चाहिए तो देखो, नोट्स तो फ्री नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ कंप्लीट हैंड रिटन बुक ऑन सी फाइनल लॉ, सो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। यू कैन ऑब्वियसली अवेल दीज नोट्स। तो आप लोगों को ये नोट्स कहाँ पे मिलेगा, वो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों को ये कहाँ पे मिलेगा। तो दिस इज़, देखो मैंने जो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन रखा है, दिस इज़ वेरी नॉमिनल है। देखो समझो, ये मेरा कोई एक लेटेस्ट जो भी वीडियोस है, ये वाला वीडियो, इसको मैं यूट्यूब में चला देता हूँ। तो ये वाला जो वीडियो है, इसका आप लोग जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। देखो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे यहाँ पे एक नोट्स का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको चाहिए यू कैन ओपन दिस लिंक। यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन प्लान है 300 फॉर 1 मंथ, 810 फॉर 3 मंथ्स एंड 1440 फॉर 6 मंथ्स एंड 2520 फॉर 1 ईयर एंड 4000 फॉर लाइफ टाइम। सो दिस इज़ द मेंबरशिप प्लान। आप लोग यहाँ पे बाय नाउ में जाके क्लिक करना, और ऑनलाइन पेमेंट है वहाँ पे सिस्टम, तो आप लोग वैसे करके यहाँ पे कर मतलब आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड उस वहाँ पे आप लोगों का सी ए फाइनल लॉ एंड सी ए फाइनल एफ आर, इसका जितना भी नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स जो भी है, आई विल बी अपलोड, आई कीप अपलोडिंग ऑल सच PDFs इन दिस टेलीग्राम ग्रुप। सो यहाँ पे आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने से ऑटोमेटिकली आप लोग वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो गाइज ये बोलना था, एंड दिस इज़ इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, बाय।